Hello everyone, welcome to IS Chakra. I will be going to discussing PT 365 for prelims 2025 examination. So सोशल इश्यूज़ की दो वीडियो होंगी, जिसमें कि पहला वीडियो जो होगा वो सोशल कंडीशन से रिलेटेड होगा। जैसे कि जो भी सोशल इश्यूज़ होंगे, जैसे हरासमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, और यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो भी वुमेन की कंडीशन होगी, जो भी चिल्ड्रन के प्रॉब्लम्स होंगी, वो पहले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सेकेंड वीडियो में जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड की जो भी न्यूज़ होंगी वो उसमें डिस्कस कर ली जाएंगी, ठीक है। तो पहले वीडियो में यही रहेगा, सेकेंड वीडियो में जैसे एजुकेशन, हेल्थ, तो ये सारी वीडियो ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस सोशल इशूज़ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सेकेंड वीडियो में आ जाएंगी। तो प्लीज़ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सेकेंड वीडियो की भी अपडेट आपको प्रॉपर मिल पाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, और विद इन 2 वीडियोज़ में इस सोशल इशूज़ को बार बार रिवाइज करके हम इसे पूरा कर लेंगे, ठीक है। और ये फ्लो चार्ट मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको याद करने में काफ़ी आसानी रहे, और मैं पूरा जो उसकी न्यूज़ का सेक्शन है पूरा यहाँ पर डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा। जो भी क्लिप्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज आर्टिकल है वुमेन लेड डेवलपमेंट अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 11 लाख लखपति दीदीज को सम्मानित किया, फेलिसिटेट किया, और साथ ही साथ रिवॉल्विंग फंड 2500 करोड़ का रिलीज़ किया। ये रिवॉल्विंग फंड वो फंड होता है, मीन्स एक ऐसा फंड मैकेनिज्म, परमानेंट फंड मैकेनिज्म होता है जो कि लेंडिंग, इंटरनल लेंडिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। इंटरनल लेंडिंग मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर हैं उनको लेंड करता है एक क्रेडिट के तौर पर, जिससे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी क्रेडिट और जो सेविंग है वो भी इंक्रीज हो सके, ठीक है। लखपति दीदी इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था 2023 में, और वन ऑफ द आउटकम्स था दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि रूरल है, ठीक है, इसलिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा। और लखपति दीदी पर इनम 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर अर्न कर सकती हैं, इक्वल टू द 4 जो एग्रीकल्चरल सीजन है या फिर इकोनॉमिक साइकिल्स हैं। और उसमें से अगर पर मंथ की बात की जाए तो मोर देन 10,000 वो अर्न कर सकती हैं, वो अर्न करेंगी, ठीक है। तो लखपति दीदी मीन्स 1 लाख रुपये से ज़्यादा वो पर एनम अर्न करेंगी। लखपति दीदी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि एक सेल्फ गवर्न होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, मतलब गवर्न करने वाले कौन मेंबर होंगे, उसके जो ग्रुप के मेंबर होंगे, कंट्रोल भी वही मेंबर करेंगे, और नॉट मोर देन 20 मेंबर्स यहाँ पर ऐड हो सकते हैं एक ग्रुप में। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में नॉट मोर देन 20 मेंबर्स, 20 मेंबर्स से ज़्यादा यहाँ पर ऐड नहीं हो सकते। और जो 20 मेंबर्स हैं वो एक तरीके से सेम सोशियो इकोनॉमिक उनका बैकग्राउंड हो, ताकि वो टुगेदर काम कर सके इस ग्रुप में। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात किया जाए तो उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर लखपति दीदीज को कैपिटलाइजेशन सपोर्ट। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो टारगेट रखा है 2023 में जब ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, तो टारगेट ये है कि हमें पूरे ऑल ओवर कंट्री में 3 करोड़ लखपति दीदीज को क्रिएट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। 4 टाइप के फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड किया गया है। एक है कैपिटलाइजेशन सपोर्ट। कैपिटलाइजेशन सपोर्ट मतलब कि गवर्नमेंट उसमें कैपिटलाइज करेगी, और जो उन मेंबर्स के फंड इन्वेस्टमेंट होंगे वो भी यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। तो दोनों मिलके इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटलाइजेशन है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट प्लस उनके जो मेंबर्स के जो फंड हैं वो, ठीक है। और बैंक लोन की बात किया जाए तो एक ग्रुप को 20 लाख तक का लोन मिल सकता है, और इंटरेस्ट सबवेंशन 3 लाख रुपीज़ मिलेगा। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब ये होता है कि 3 लाख रुपए उन्हें, मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, 3 लाख माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर के लिए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है
कि जैसे मान लो आपका एक बैंक अकाउंट है, जनधन अकाउंट है, ठीक है, जनधन अकाउंट में ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल है सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर के लिए। तो आपका जैसे बैंक अकाउंट है उसमें आपका एक भी रुपए मतलब बैंक में नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप उसमें से 5,000 रुपये विदाउट, आपके पास मनी नहीं है लेकिन 5,000 रुपये आप निकाल सकते हैं। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर के लिए 5,000 रुपीज़ का क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट फंड है वुमेन एंटरप्राइज एक्सेलरेशन फंड। इस फंड के अंदर जो लोअर टू मीडियम इंटरप्राइजेस होंगे, उनको जो वुमेन लेड इंटरप्राइज चला रही होंगी उनके लिए ये फंड अवेलेबल है, मतलब उनको हेल्प किया जा सकता है इस फंड के अंदर। वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड, अब उनके पास बहुत सारी वल्नरेबिलिटी होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन, नेचुरल कलामिटी, वो भी बहुत सारी कंडीशन में इनको वल्नरेबिलिटी होती है। तो रिडक्शन फंड प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, ताकि इनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो वो भी सॉल्व हो सके, और जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं लोअर है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। मेजर्स की बात करें तो 3 टाइप के मेजर्स लिए गए हैं। पहला है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। इसके अंदर पहला जो स्कीम है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट की जाएंगी, जितना भी हो सकेगा वुमेन मेंबर्स को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोट किया जाएगा, इसी के लिए लोन भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट है आजीविका ग्रामीण इफेक्टिव योजना, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, आजीविका उनकी जो लिवलीहुड है कंडीशन है वो भी इंप्रूव किया जा सके अंडर दिस स्कीम। और नेक्स्ट है आजीविका रजिस्टर, ठीक है। आजीविका रजिस्टर मीन्स जो भी उनकी लिवलीहुड है उनको रजिस्टर किया जाएगा, कितने यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर की इंप्रूवमेंट हुआ है और कितने अभी भी लैक में है, ठीक है। नेक्स्ट है सारस कलेक्शन। सारस कलेक्शन के अंदर में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट्स होंगे वो गवर्नमेंट ई मार्केट में एग्जिबिट वो दिखाए जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है मार्केट एक्सेस टू गवर्नमेंट बायर्स। अगर बायर्स नहीं होंगे तो सेलर्स क्या कर लेगा, मीन्स कि उनको एक्सेस नहीं मिलेगी गवर्नमेंट बायर्स के लिए, तो उनका जो इम्प्रूवमेंट है, उनके प्रोडक्ट्स का इम्प्रूवमेंट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। मतलब सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट, जब देखो जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो उसमें आरबीआई का सबसे पहला इनिशिएटिव था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर को इंक्लूड किया जाए और उन्हें ये क्राइटेरिया रख के सेल्फ हेल्प ग्रुप का बना के उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो आरबीआई का पहला इनिशिएटिव था। उसमें जो नाबार्ड है ना, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल एग्रीकल्चरल एंड, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड का पहला ये मतलब आउटकम है कि वो रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क करे, और सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर को जितना भी मतलब 20 लाख का लोन मिल रहा है वो नाबार्ड प्रोवाइड करेगा या फिर उसके बदले गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे कि बैंक अकाउंट है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स, ठीक है। तो ये रहा पहला न्यूज़ आर्टिकल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है, और इसके जो की डायमेंशंस हैं 4 की डायमेंशंस हैं और 14 इंडिकेटर्स में इसको डिवाइड किया गया है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के टर्म में मेजर किया जाता है, और ओवरऑल ग्लोबल जेंडर गैप का मेजर करें तो उसका जो गैप है वो 68.5% है। मीन्स वुमेन एंड मेन में जो गैप है वो 68.5% है, ठीक है। 4 की इंडिकेटर्स की बात करें तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी वुमेन की कितनी है, तो इंडिया यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, क्योंकि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जैसे आप देख रहे होंगे कि प्रमोट किया जा रहा है कि जो वुमेन का एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी पिछले वाले आर्टिकल में देखें, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है वुमेन की, तो इसलिए इंडिया यहाँ पर इम्प्रूव किया है। एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करें तो इसका जो गैप है 94.9% है। इंडिया स्मॉल डिक्लाइन हुआ है क्योंकि जो एजुकेशनल अटेनमेंट है वुमेन की वो धीरे मतलब इस साल कम हुई है पिछले साल के कंपेयर में। आपने देखा हो कि जो एनरोलमेंट है वो भी घट गया है, ठीक है, चिल्ड्रन का स्कूल लेवल में,
और हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में वुमेन अभी भी जैसे कि स्टेम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, तो इसमें अभी भी वुमेन काफ़ी पीछे है। नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करें तो हेल्थ एंड सर्वाइवल, इसमें जो गैप है 4% का है, ठीक है, तो 96% जो है वुमेन ने अचीव कर लिया, 4% गैप है अभी भी, मीन्स बहुत बड़ा गैप है, इसको देख सकते हैं ग्लोबल लेवल की बात करें तो, ठीक है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो इस बार इंडिया जो है डिक्लाइन हुआ है इसके कंटेक्स्ट में, क्योंकि 2019 का जो इलेक्शन हुआ था आपने देखा होगा कि 78 वुमेन जो हैं इलेक्ट होके गए थे, बट इस बार जो है अराउंड 72 के अराउंड हैं, ठीक है। तो इस बार इंडिया जो है इसका वुमेन का पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में ये कम हुआ है। रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल रैंकिंग में 3 कंट्री यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात करें तो फिनलैंड एंड नॉर्वे और आइसलैंड पहला नंबर में है। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया की रैंक है 129 आउट ऑफ 146, 2 पायदान यहाँ पर घटा है क्योंकि 2023 में 127 रैंक थी, इस बार 129 रैंक है। इंडिया साउथ एशिया के कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया जो है 5th पोजीशन पर है, पहला है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये तो पीछे है ही, ठीक है, बट ये 4 कंट्री आगे हैं इंडिया से। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 इसे UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में लॉन्च किया था और इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2023-24 में इसमें इसके रिगार्डिंग इसके बिहाफ पर इसने रिलीज़ किया है। और इसकी जो थीम है 2024 की ब्रेकिंग द ग्रिड, वैसे कहें तो 2022 की है, ठीक है, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। पोलराइज्ड वर्ल्ड में जो कोऑपरेशन है उसे रीइमेजिन करना है, फिर से देखना है, और जो जेंडर नॉर्म्स हैं या फिर एविल्स हैं उनको ब्रेक किया जाए। जो 0 होता है वो बेस्ट होता है और 1 जो है पुअरली इनइक्वालिटी। आपने पढ़ा होगा जीनी कोफिशिएंट या फिर गिनी कोफिशिएंट, वो जो ग्राफ होता है उसमें 0 परफेक्ट इक्वालिटी होता है और जो 1 है वो परफेक्ट इनइक्वालिटी होता है। इंडिया की रैंक देखें तो इंडिया की रैंक 2022 में 108 आउट ऑफ 193 है और 2021 की बात करें तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, इस साल की रैंक 122 आउट ऑफ 191 है। ग्लोबली देखें तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड ये 3 कंट्रीज़ क्रोनोलॉजिकली टॉप की हैं। लोअर द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स स्कोर, लोअर द जेंडर इनइक्वालिटी, जैसे जैसे 0 के नियर बाई स्कोर होगा जिस भी कंट्री का, उसकी इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, ना कि इम्प्रूव होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि 0 क्या होता है परफेक्ट इक्वालिटी का इंडिकेटर है और 1 पुअरली जो परफेक्ट इनइक्वालिटी का इंडिकेटर है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के डायमेंशन 3 डायमेंशन से यहाँ पर मेजर किया जाता है, जो है हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर। 3 डायमेंशंस में फीमेल और मेल के बीच में जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को मेजर किया जाता है। फीमेल में 3 डायमेंशंस लिए जाते हैं और मेल में 2 डायमेंशंस। फीमेल में एक डायमेंशंस ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडेक्स, और उसके कंटेक्स्ट में 2 यहाँ पर सब डायमेंशंस इसके हैं इंडिकेटर्स, उन्हें मेजर किया जाता है, जैसे मैटरनल मोर्टालिटी रेट कि वुमेन की डेथ कितनी हुई है आउट ऑफ 1000। देखो ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, एडोलेसेंट बर्थ रेट कितना है ये यहाँ पर स्कोर मेजर करता है। थर्ड है एम्पावरमेंट इंडेक्स। एम्पावरमेंट में कौन कौन से, जैसे फीमेल एट सेकेंडरी एजुकेशन की हायर सेकेंडरी एजुकेशन देखा जाता है जो 11th-12th का होता है, ओके। एंड फीमेल पार्लियामेंट्री सीट्स इस बार तो डाउनग्रेड हुई है क्योंकि जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं वो कम हो गई हैं, 72 हैं, पिछली बार 78 थी, ओके। नेक्स्ट है थर्ड है लेबर मार्केट इंडेक्स, फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, ये कितना है, इसमें भी हमें गैप देखने को मिला है।
मेल में वही 3 डायमेंशंस हैं जो फीमेल में 3 डायमेंशंस हैं, और सेम एज इट इज़ जैसे वुमेन के फील्ड में ऐसे एम्पावरमेंट इंडेक्स को मेजर किया जाता है, वैसे मेल में भी और लेबर इंडेक्स में भी। तो यहाँ पर लेबर और एम्पावरमेंट इंडेक्स मेल की कंपेयर टू फीमेल दोनों अच्छे हैं। नेक्स्ट एक और न्यूज़ में था, वो है इसी के साथ अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। ग्लोबल गुड अलायंस के लिए इसको लॉन्च किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंडिया ने, और इसका जो बॉर्न आउट कब ये रिलीज हुआ था, बॉर्न आउट ऑफ G20 का जब ग्रुप हुआ था तब इसे जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी जो अलायंस फॉर ग्लोबल गुड है इसे रिलीज़ किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंडिया के द्वारा। इसका पर्पज़ क्या है कि वुमेन को गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडस्ट्रीज एंड जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक साथ लाना है, ताकि वुमेन की जो कंडीशंस हैं, वुमेन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और जो भी ये इंडिकेटर्स इसमें इंक्लूडेड हैं उनको एम्पावरमेंट करना है, इसलिए ये लॉन्च किया जाता है। इसका पर्पज़ है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपके लिए आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि जो परसिस्टेंट इशू है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस की, वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन के परसिस्टेंट इशू वो इंक्रीज हुए हैं और इस एक्ट को चैलेंज कर रहे हैं, जो कि पोस्ट एक्ट है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 का इसे पॉपुलरली कहा जाता है पोस्ट एक्ट। तो इसका जो मेन एम है वो है कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस में जो केसेस हैं उनको रिड्यूस करना है। ठीक है, उनको जो रिड्रेसल है उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करना है और जो केसेस हैं उन्हें रिड्यूस करना है। डिफाइन करता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन दिया था ऑन द गाइडलाइंस ऑफ विशाखा। ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिफाइन किया था कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। पोस्ट एक्ट के अंदर कंप्लेंट्स कमेटी हैं जो 2 पार्ट में है, जैसे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी एक और दूसरी लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में वहाँ पर वर्क करेगी जहाँ पर 10 या मोर वुमेन एम्प्लॉय वर्क करती हूँ। इसका जो कंपोजिशन होगा, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे और मेंबर्स होंगे नॉट लेस देन हाफ वुमेन। मीन्स इनके जो मेंबर्स होंगे, इस कमेटी के मेंबर्स होंगे, वो हाफ से कम नहीं हो सकते। उनका मेंबर का जो टर्म होगा वो 3 इयर्स का होगा और एक्सटर्नल मेंबर्स के जो मेंबर होंगे कौन से होंगे, वो NGOs या फिर एसोसिएशंस जो वर्क कर रहे होंगे वुमेन जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस में वो उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, कि उनको मतलब वुमेन के कंडीशन को इम्प्रूव करने में उनकी जो भागीदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें अगर वो इंडल्ज हैं तब यहाँ पर वो मेंबर बन सकते हैं। जब कोई अगर ऐसे केस आता है तो उसमें इंक्वायरी बैठेगी। इंक्वायरी में कम से कम 3 मेंबर्स होना ज़रूरी है, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भी होंगे। नेक्स्ट कमेटी लोकल कंप्लेंट्स कमेटी है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और इसमें जो मेंबर्स होंगे, और मेंबर्स नहीं, इसमें जो कहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, जैसे कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, और इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, जहाँ पर ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं है, जहाँ पर ये कमेटी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं बनाई गई है, वहाँ पर ये लोकल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई जाएगी। या फिर कोई भी एम्प्लॉयर जो है उसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स किया गया हो तो वहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को रेगुलेट किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। ठीक है, कंप्लेंट्स कमेटी ये पावर देता है इसे
इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी या फिर लोकल कंप्लेंट्स कमेटी को जो पावर देता है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का। यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं करेगा, जो CRPC है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगी, वो होगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का। अदर इनिशिएटिव की बात करें जो इस फील्ड में वर्क कर रहा है कि पोस्ट एक्ट के टर्म में, ठीक है, वुमेन की जो सेक्सुअल हरासमेंट और वर्क प्लेस है उसके फेवर में बात कर रहा हो, तो सबसे पहले यहाँ पर विशाखा गाइडलाइंस दिया था बाय द सुप्रीम कोर्ट ने एम्पावर किया था। और किसके अगेंस्ट हुआ था? सुप्रीम कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो कहते हैं ना कि जुडिशियल एक्टिविज्म, उसके तहत यहाँ पर विशाखा गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया था। नेक्स्ट है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स होगा जो ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए वर्क करेगा। यहाँ पर अगर एक्सप्लॉइटेशन होता है तो यहाँ पर ऑनलाइन आप कंप्लेंट्स डाल सकते हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी ये प्रोविज़न दिया गया है, जो IPC का रिप्लेस करके 2023 में भारतीय न्याय संहिता बनाया गया था, ठीक है। ये क्रिमिनल एक्ट है। जो कि आपने पढ़ा होगा कि BNS 2023 में ये सेक्सुअल ऑफेंसेस जो भी होंगे अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट यहाँ पर ये पिक्चर में आ जाएगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। 1993 में इसको इंडिया ने रेटिफाइड किया था। ये UN कन्वेंशन है और ये इम्पावर करता है कि जो भी वर्क प्लेसेस पर सेक्सुअल हरासमेंट या फिर राइट टू वर्क है उसे हार्म ना किया जाए और ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स माना जाए, ठीक है। तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा था कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वो ईच एंड एवरी वुमेन के लिए एप्लीकेबल होगा, इधर बी इट फ्रॉम द रिलीजियस एफिलिएशंस और सोशल बैकग्राउंड। इसको एक एक्ट, इसके कंटेक्स्ट में एक्ट बनाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। और इस एक्ट को जो पावर मिलती है वो मिलती है आर्टिकल 15 क्लॉज 3। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम एनी डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट दीज वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कौन कौन से? वुमेन एंड चिल्ड्रन। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो किसी भी टाइप का वायलेंस लाइक टॉर्चर, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल इंडिकेशन, किसी भी टाइप का यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है। और कोई भी पर्सन, यहाँ पर कवरेज की बात करें तो कवरेज में कोई भी जो रिलेटिव्स होगा, कोई भी इंडिविजुअल्स होगा, हस्बैंड का रिलेटिव्स, इधर ये यहाँ पर मेल एज वेल एज फीमेल दोनों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है कि अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है किसी भी मैरिड वुमेन के अगेंस्ट तो उसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और कंप्लेंट्स कुड बी फाइल्ड अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? जो वहाँ पर उनको, या फिर मेल्स के अगेंस्ट, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के अगेंस्ट यहाँ पर जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक केस में ये कहा था कि अंडर हेराल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा, इसमें एक लीगल जो किसी भी टाइप का पर्सन, मतलब पर्सन था ना, पर्सन पहले इंक्लूड था एक्ट में, उसकी जगह पर यूज किया जाएगा एडल्ट मेल। एडल्ट मेल मीन्स जो चिल्ड्रन है, चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? चाइल्ड विल बी अप टू द एज ऑफ व्हाट 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। वो एडल्ट मेल होगा जो कि 18 ईयर से अबव होगा। और इस एक्ट में इंक्लूडेड है कि जो हस्बैंड के मेल और फीमेल मेंबर्स होंगे तो उनके अगेंस्ट ये केस चलाया जाएगा। सिविल रेमेडीज फॉर मैरिटल रेप, तो वुमेन का अगर मैरिटल रेप होता है
तो इसमें सिविल रेमेडीज ही केवल और केवल प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसके अगेंस्ट मीन्स क्राइम डिक्लेयर नहीं किया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी टाइप का होगा तो क्राइम नहीं कहलाएगा, वो केवल और केवल सिविल रेमेडीज ही यहाँ पर दी जा सकती है। इसका प्रोविजंस BNS जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 85 एंड 86 में भी इंक्लूड किया गया है, और ये है क्रुएल्टी टुवर्ड्स मैरिड वुमेन। तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, ठीक है, बट ये क्या है, क्राइम नहीं है, ये सिविल केस में आता है। ठीक है, और जब भी इसे क्राइम बना दिया जाएगा तो बहुत बार ऐसे ट्रायल हुआ, बट यहाँ पर अनसक्सेसफुल मिली है सोसाइटी को। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में याद रखना। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है अबॉर्शन। एक रेप सर्वाइवर जो 14 ईयर्स ऑफ एज की थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन करने के लिए परमिट कर दिया है, जो कि 24 वीक्स के बियॉन्ड भी यहाँ पर परमिशन मिल गई है। ठीक है, और ये जो पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, ये देता है अंडर आर्टिकल 142। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे इस पावर का यूज करते हुए डिक्लेयर कर दिया कि जो रेप सर्वाइवर है, माइनर रेप सर्वाइवर 14 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, उसका जो 24 वीक से बियॉन्ड भी यहाँ पर परमिशन देना पड़ेगा। और इसका लीगल फ्रेमवर्क देखेंगे, इसके क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं अबॉर्शन के कैटेगरी में, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो लीगल फ्रेमवर्क देख लेते हैं। BNS 23 भारतीय न्याय संहिता 23 जो सेक्शन 88 to 92 में दिया गया है कि वुमेन को मिसकैरियज ऑफ वुमेन जो होंगी, मतलब मिसकैरियज ऑफ वुमेन को सेव करने के लिए यहाँ पर अबॉर्शन का प्रोविजंस रखा गया है BNS 2023 सेक्शन 88 to 92। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ये 1971 का एक्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि वुमेन का अबॉर्शन करने का जो प्रोविजंस है वो प्रैक्टिस करेगा किसके अंडर में, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के अंडर में। ठीक है, और इनके प्रोविजंस हैं कि एक जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो या दो, किस में होंगे, ये प्रोविजंस अभी देखेंगे। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 में अमेंड कर दिया गया था 1971 का। इसमें एक कदम और आगे बढ़ाया कि जो अमेंडेड एक्ट है ये इंक्रीज कर दिया कि जो 24 वीक्स था, ठीक है, 24 वीक्स था, उसे इंक्रीज कर दिया जाए इन एनी मतलब और एक स्पेशल केसेस में। ठीक है, वो केसेस देखेंगे कौन कौन से में 24 वीक्स के बियॉन्ड अबॉर्शन की परमिशन दी जा सकती है। तो यहाँ पर ये है ना, इसमें देखते हैं कि अमेंडमेंट में क्या कर दिया गया है। इसमें जो 24 अगर लेस देन 20 वीक्स के लेस देन है, ठीक है, टाइम पीरियड है, तो इसमें ओनली एंड ओनली 1 प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होगी। ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की। अगर 24 वीक्स 20 to 24 वीक्स के यहाँ पर अगर इसके ड्यूरेशन में है तो अबॉर्शन 2 प्रैक्टिशनर के बीच में होगा, 2 प्रैक्टिशनर की प्रेजेंस में होगा। और अगर 24 वीक्स के बियॉन्ड अगर होगा तो यहाँ पर एक मेडिकल बोर्ड, ठीक है, मेडिकल बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट होगा और उसके मॉनिटरिंग में यहाँ अबॉर्शन होगा, जो कि एक सीनियर जो डॉक्टर होंगे उनके मॉनिटरिंग में यहाँ पर अबॉर्शन होगा और मेडिकल बोर्ड ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेगा वो बोर्ड ही मतलब डिसाइड करेगा। स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन, जो अबॉर्शन होगा वुमेन का वो स्पेशल कैटेगरीज में है, जैसे अबॉर्शन बिटवीन 20 to 24 वीक्स, तो मैंने अब बता दिया कि ओनली 1 प्रैक्टिशनर, और जो मतलब यहाँ पर लेस देन 21 वीक्स का होगा तो वहाँ पर 1 प्रैक्टिशनर होगा, और 20 to 24 वीक्स तो यहाँ पर 2 प्रैक्टिशनर्स होंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, और 24 वीक्स के बियॉन्ड अगर होगा तो उसमें स्पेशल जो एक मेडिकल बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। ठीक है, और उसमें जो है वो बोर्ड ही डिसाइड करेंगे कि डॉक्टर जो है वो कैसे, मतलब यहाँ पर डिसाइड करेगा सीनियर डॉक्टर, ठीक है, कि अबॉर्शन करना है नहीं करना है। तो जो 20 to 24 वीक का ड्यूरेशन का टाइम पीरियड होगा उसमें कौन सी कैटेगरी की वुमेन आएंगी, तो यहाँ पर रेप सर्वाइवर्स या फिर इंसेस्ट का मतलब जो भी रिलेटिव से यहाँ पर ऐसा मतलब अबॉर्शन की कंडीशन बन सकती है। तो ठीक है, और मैरिटल का चेंज ऑफ मैरिटल
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर मैरिटल की कंडीशन चेंज होती है तो उसमें जब प्रेगनेंसी होती है तो उसको अगर अबॉर्शन करवाना है तो यहाँ पर जब वे इस कैटेगरी में आएगी वुमेन तो मतलब अबॉर्शन कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर 22-24 वीक्स का होगा तो। और नेक्स्ट है जब प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को कोई रिस्क ऐसे मतलब रिस्क हो उसमें, तब यहाँ पर अबॉर्ट कर दिया जाएगा। मतलब एक तो चाइल्ड के लिए और एक वुमेन के लिए, दोनों के लिए सेफ यहाँ पर प्लेस होना चाहिए, तब वो अबॉर्शन एक लीगल अबॉर्शन माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जब इसके बियॉन्ड अगर कोई एक ये है ना, अगर इसके बियॉन्ड में कोई 24 वीक्स के बियॉन्ड है तो उसे परमिट किसे नहीं किया जाएगा, उसे परमिट जैसे कि मान लो रेप सर्वाइवर है, ठीक है, रेप सर्वाइवर को यहाँ पर मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा करना है कि नहीं करना है, ठीक है। और अदर जो मतलब थ्रेट होगा मदर को तो वहाँ पर किया जा सकता है, अदरवाइज रेप सर्वाइवर को यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये रहा अबॉर्शन का केस, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सरोगेसी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 को अमेंडमेंट करके सरोगेसी रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024 कर दिया है, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट करके। और इसके अंदर जो सरोगेसी का मतलब पहले देख लेते हैं, सरोगेसी होता क्या है। तो सरोगेसी एक बायोलॉजिकल मदर होती है जो बियर करती है चाइल्ड को, किसके लिए, इंटेंडिंग कपल के लिए, ओके। इंटेंडिंग कपल क्या होते हैं, इंटेंडिंग कपल वो होते हैं जो कि मतलब पेरेंट्स बनना चाहते हैं, ठीक है, और पेरेंट्स बनने के लिए उन्हें किसकी आवश्यकता होगी, सरोगेट मदर की। तो सरोगेट यहाँ पर सरोगेसी के द्वारा वो मतलब पेरेंट्स बनना चाहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो नहीं, वो केवल और केवल सरोगेसी के थ्रू पेरेंट्स बनना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जेस्टेशनल सरोगेसी की बात करें, वो मतलब जेस्टेशन जो मेडिकल इंडिकेशन है, जेस्टेशनल सरोगेसी के थ्रू वो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, ठीक है। और जेस्टेशनल सरोगेसी क्या होती है, जेस्टेशनल सरोगेसी एक ये सरोगेसी होती है कि जो बायोलॉजिकल मदर है, ठीक है, बायोलॉजिकल मदर है वो एक्चुअली यहाँ पर उसके जो जेनेटिक कंडीशन है वो ट्रांसमिट नहीं होते चाइल्ड में, और जो कपल्स हैं उन्हें मतलब जो इम्प्लांट करते हैं ना, इम्प्लांट करते हैं किसको, बायोलॉजिकल एक सरोगेट मदर के अंदर, और वो जो है बियर करती है चाइल्ड को, और चाइल्ड जो है ये कपल्स को दे देती है, ठीक है। लेकिन उसके जेनेटिक यहाँ पर जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसमिट नहीं होते चाइल्ड में, ठीक है। वो जीन्स होंगे जो यहाँ पर इंटेंडिंग कपल होंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो ट्रेडिशनल जो सरोगेसी होती है वो एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, किसका, कि स्पर्म होते हैं, ठीक है, मेल के स्पर्म जो है मतलब जो फादर है उसके जो स्पर्म है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करते हैं बायोलॉजिकल मदर में, ठीक है। तो वो जो है ट्रेडिशनल सरोगेसी कहलाती है। टाइप्स कितनी है, 2 टाइप की यहाँ पर सरोगेसी होती है, एक अल्ट्रुइस्टिक और एक कमर्शियल। आर्टिफिशियल सरोगेसी में अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी में ये एक यूनिवर्सल है, ठीक है, मतलब इसमें जो सरोगेट मदर होगी उसको कंपनसेशन देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो मतलब एक इमोशनल या फिर कोई रिलेटिव्स जैसे होते नहीं, रिलेटिव्स में इमोशनल होते हैं, ठीक है, तो कि उन्हें पेरेंट्स बनना है बट वो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको जो है ये बियर कर सकते हैं, और रिलेटिव्स में कंपनसेशन नहीं देने पड़ता, तो इसलिए इसे अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कमर्शियल में यहाँ पर कंपनसेशन देना पड़ता है, जैसे बोरो करते हैं, ठीक है, एक सरोगेट मदर को, और उसमें जो है इसे जो सरोगेट मदर होती है इसे कंपनसेट करते हैं। अब जो है इंडिया में यही 2015 में जो फॉरेन सरोगेसी थी, मतलब फॉरेनर्स थे वो सरोगेट मदर बोरो करते थे इंडिया से, और वो बायोलॉजिकल मतलब चाइल्ड अडॉप्ट करते थे। तो ये जो है कमर्शियल सरोगेसी बैन कर दी गई है, और फॉरेनर्स भी बैन कर दिए गए हैं कि मतलब सरोगेट मदर नहीं बन सकती है फॉरेनर्स के लिए, ठीक है। सरोगेसी लॉज क्या है इंडिया में, तो सरोगेसी रेगुलेशन ये एक्ट है, ठीक है, ये नहीं है, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, इसमें ओनली अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउ करता है, जो कि कमर्शियल जो है वो ख़त्म कर दी गई है, कमर्शियल नहीं कर सकते, ठीक है। और
इस एक्ट के अंदर एक बोर्ड बना था जिसका नाम है नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड। इसका काम क्या है? रिव्यू करना और मॉनिटर करना कि एक्ट के तहत सारे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और जो भी इसके अंदर क्या होंगे, रिटन कंसेंट देना होगा अबॉर्शन के लिए, कंप्लायंस विद द ART एक्ट 1971। तो इसका बोर्ड का ये काम होगा कि जो भी यहाँ पर सरोगेसी अगर रेगुलेट करना है, ठीक है, बोर्ड का नहीं, इस एक्ट में ये दिया है कि जो भी अगर ये मतलब जो सरोगेट मदर है, अगर उसको अबॉर्ट करना है किसी भी कंडीशन में, तो यहाँ पर रिटन कंसेंट दिया जाएगा, ठीक है। और ये कंप्लायंस होगा ART एक्ट 1971 के देखते हुए कि इसमें क्या प्रोविजंस है, इस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अबॉर्शन की परमिशन दी जाएगी। इंडियन वुमेन के लिए बात करें तो इनकी जो विडो या फिर सिंगल वुमेन जो डाइवोर्स है वो बनना चाहती हैं मदर, तो उनके लिए 35 to 45 ईयर्स तक एज में बन सकती हैं। ये भी प्रोविजंस यहाँ पर रखा गया है। सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 ये अनाउंस करता है कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो नॉट मोर देन 3 टाइम्स नहीं हो सकती, ठीक है, कि 3 बार से ज़्यादा यहाँ पर सरोगेट मदर नहीं बन सकती। सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 ये अमेंड करता है और ये रेगुलेट करता है 2024 रेगुलेशन रूल्स। ये मतलब इसमें प्रोविजंस में ये दिया गया कि जो डोनर गैमेट अलाउड होगा सरोगेट मदर के लिए इफ़ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड अलाउड, मतलब कि मेडिकल कंडीशन के लिए अगर डोनर गैमेट्स जैसे स्पर्म या फिर एग सरोगेट बनना है तो पहले डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड यहाँ पर अलाउ करेगा कि उसे सरोगेसी अलाउ करना है या नहीं करना है, ठीक है। सिंगल वुमेन मस्ट यूज सेल्फ एग्स एंड डोनर स्पर्म्स टू अवेल सरोगेसी प्रोसीजर। तो सिंगल वुमेन जैसे डाइवोर्स या फिर विडो वुमेन है तो उसे अडॉप्ट करने के लिए उसके खुद के एग्स और जो डोनर हैं मेल्स के वो अवेल करना है और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये है सरोगेसी के रिगार्डिंग न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961, ठीक है, जो कि अमेंडमेंट किया गया है 2017 में। इसके क्या प्रोविजंस हैं देखते हैं अगले वीडियो में, नॉट अगली वीडियो में बट यहाँ पर इसी वीडियो में देखते हैं। अब बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 का। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट के अंडर लाए जाए, वो भी एंटाइटल्ड है, मतलब हकदार हैं मैटरनिटी बेनिफिट्स के। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 ये कहता है कि जो वुमेन हैं वो पेड मैटरनिटी लीव लेंगी वुमेन वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो पेड मैटरनिटी लीव के प्रोविजंस रखा गया है मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट में, और इसका अमेंडमेंट जो हुआ है 2017 में हुआ है। और जो मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट है उसमें ये अमेंडमेंट में 12 वीक से 26 वीक्स को तक इंक्रीज कर दिया गया है, और ये है अप टू लेस दैन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। मतलब अगर 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन होंगे तो 2 चिल्ड्रेन में ही मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेस दैन 2 मतलब 1 के लिए, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा आपकी मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, उसमें जो है ओनली सिंगल सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए मिलेगा, और फीमेल जब होगी, फीमेल चिल्ड्रन होगी तो उसके 2 चाइल्ड के लिए होगा, ठीक है। जब उसके लिए मतलब उसके इंसेंटिव या फिर उसकी जो बेनिफिट्स हैं उसको 2 फीमेल चाइल्ड के लिए मिलेगा, और जो है अगर मेल चाइल्ड होगा, ठीक है, मेल चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसके लिए सिंगल मतलब मेल चाइल्ड के लिए मिलेगा और सेकंड के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे इसमें है 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के मिलेगा, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क कैसा होगा? वर्क फ्रॉम होम फॉर नर्सिंग मदर्स, मतलब नेचर ऑफ वर्क जब वर्क कर रही होगी नर्सिंग मदर्स के लिए हो वर्क फ्रॉम होम, इसके लिए भी यहाँ पर प्रोविजंस रखा गया है। 12 वीक्स का एक्सटेंशन रखा गया कि कमीशनिंग एंड एडॉप्टिंग मदर्स के लिए, जो भी यहाँ पर कमीशनिंग होगी और एडॉप्टिंग मदर्स के लिए होगा वो 12 वीक्स एक्सटेंड कर दिया गया है। कमीशनिंग और एडॉप्टिंग मदर्स के लिए मतलब ये है कि जो एडॉप्ट करेगी मदर
ठीक है। ये हमने पढ़ा था सरोगेसी के लिए, तो जो बायोलॉजिकल मदर होगी वो यहाँ पर उसको 12-20 एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, आगे जो है आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है केयर चाइल्ड लीव्स। सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन दिया है कि जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है वो डिनाई करता है वुमेन चाइल्ड केयर लीव की। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स ये एम्पावर करता है आर्टिकल 15। ये आर्टिकल 15 कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल्स ओनली ऑन द प्रोविजंस क्या है, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेट होता है तो ये आर्टिकल उसके प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोहिबिट करता है। तो इसीलिए इसमें दिया गया है कि आर्टिकल 15 जो है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स, ये यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकता है। मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम, मतलब ये देना मैटरनिटी बेनिफिट्स जो है वुमेन को देना सफिशिएंट नहीं है, ये डिस्टिंक्ट है केयर चाइल्ड लेबर से। ठीक है, तो केयर चाइल्ड लेबर रूल 43 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव्स रूल्स 1971 का एक्ट है, इसमें दिया गया रूल्स है, इसमें दिया गया है कि जो 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रेन होंगे उनके लिए मतलब केयर करने के लिए अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो वहाँ यहाँ तक मतलब मैटरनिटी जो केयर चाइल्ड लीव की पेटिशन मतलब लीव लिया जा सकता है। ठीक है, नो एज लिमिट इन केस ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड, कोई भी एज लिमिट नहीं है डिसेबल्ड चाइल्ड को केयर करने के लिए, और नॉट मोर देन 3 स्पेल्स, 3 अवधि से ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 3 अवधि 3 स्पेल्स मतलब क्या है, 3 अवधि या फिर 3 स्पेल्स, जैसे पहली बार अगर हो गया, ठीक है, लीव दे दी गई, उसके बाद सेकेंड लीव दे दी गई, उसके बाद थर्ड लीव, तो 3 लीव से ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिया जा सकता। ओके, और नेक्स्ट है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ नॉट अडॉप्टेड 3 प्रोविजंस ऑफ CCL। ठीक है, चाइल्ड केयर लीव के लिए हिमाचल प्रदेश ने इस प्रोविजंस को नहीं अडॉप्ट किया है। कौन कौन से ये है, अप टू जो टेकिंग केयर ऑफ 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन सर्वाइविंग चिल्ड्रन, इनके लिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब उसको अडॉप्ट नहीं किया, एक्शन तो लिया लेकिन इसको अडॉप्ट नहीं किया। नो एज लिमिट किया डिसेबल चाइल्ड के लिए और नॉट मोर देन 3 स्पेल्स। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये जो है CCL कंडीशन है, CCL की कंडीशन है वो 2 साल के लिए दिया गया है, जिसमें कि ये सारे प्रोविजंस आते हैं। ठीक है, 2 साल के लिए उसे, जैसे कि फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं या फिर सिंगल मेल पेरेंट्स। ठीक है, जैसे मेल पेरेंट्स मतलब कौन कौन से, यहाँ पर जो सिंगल हैं, सिंगल मतलब ठीक है, मतलब अनमैरिड और विडोवर, या फिर बात करें तो डाइवोर्स्ड है। ठीक है, तो ये 2 साल का जो है उनको दिया गया है, और ये तीनों प्रोविजंस इसी के अंडर में आते हैं। 2 साल के लिए क्या क्या होता है, 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, ओके, 18 ईयर्स तक, नो एज लिमिट इन केस ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड और नॉट मोर देन 3 स्पेल्स। ठीक है, तो ये दिया जा सकता है CCL चाइल्ड केयर लीव के अंडर। ठीक है, ये रूल्स याद रखना। तो आई होप ये सारा चीज़ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो हमारा सेक्शन है, इशूज एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू चिल्ड्रन। इशूज एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू चिल्ड्रन, इसमें जो पहला न्यूज़ है वो है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। चाइल्ड लेबर क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो कन्वेंशन का जो फाउंडेशन था वो 25 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, तो ये एनिवर्सरी थी 25th ईयर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस कन्वेंशन की फाउंडेशन ईयर। ठीक है, 25 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, और उसमें एक कन्वेंशन है जिसका नाम है कन्वेंशन नंबर 182। इसमें रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये ILO की कन्वेंशन नंबर 182 में इंडिया जो है रेटिफाइड किया था
2017 में इंडिया ने इसे रेटिफाई किया था। पहले नहीं रेटिफाई किया था क्योंकि थोड़ा सा इंडिया को बायस लग रहा था इसी कंटेक्स्ट में। और मिनिमम एज यहाँ पर रखा गया है, क्राइटेरिया रखता है ये कन्वेंशन के अंडर में कि कितना चाइल्ड की जो लेबर मिनिमम एज है वो लेबर कंसिडर की जाएगी, उससे अब उसको मतलब लेबर के फॉर्म में ले जाएगा, अदरवाइज उसे लेबर कंसिडर नहीं किया जाएगा। प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया, ये बात करें तो इंडिया में जो चाइल्ड लेबर प्रिवलेंस है वो अराउंड 10.1 मिलियन, अराउंड 3.9% ऑफ टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन जो इंडिया में रह रही है उसका यहाँ पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इतनी पॉपुलेशन है जो लेबर के रूप में काम कर रही है। और इसका जो कंडीशन है लेबर की, यहाँ इंडिया में 5 to 14 ईयर्स ऑफ एज के ये चाइल्ड लेबर में मतलब वर्क कर रहे हैं। और ये जो है ज़्यादातर परसिस्ट है, मतलब कौन कौन से इनके क्राइटेरिया है, कौन कौन से एरिया में जो चिल्ड्रन है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, वो है एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़, रोड साइड ढाबास जो ढाबा वगैरह होते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से स्टेट में ज़्यादा प्रेवलेंट है, ये है बीमारू स्टेट लाइक बिहार, ठीक है, बिहार है, मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है, और प्लस महाराष्ट्र, यहाँ मैंने बीमारू स्टेट बोलते हैं, और प्लस महाराष्ट्र है, ओके। और गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं, जैसे आर्टिकल 24 में ये लिखा है कि प्रोहिबिट करना है चिल्ड्रन को फ्रॉम हजार्डस इंडस्ट्रीज़ एंड देखो यहाँ दो क्राइटेरिया हैं, एक जो है 5 to 14 अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज के, अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज के जो चिल्ड्रन होंगे उनके लिए कोई भी यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो सभी में बैन किया गया है, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर नहीं ले सकते। और उसके बाद जो 14 ईयर्स के अबव चिल्ड्रन हैं वो हजार्डस जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर वर्क नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो हाउस होल्ड वर्क और एग्रीकल्चर वर्क वो कर सकते हैं। ग्लोबली देखें तो यहाँ इसमें जो टारगेट है वो गोल 8.7 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको एलिमिनेशन करने का टारगेट रखा गया 2025 तक, ठीक है। और ILO की जो इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये प्रोविज़न रखता है कि चाइल्ड लेबर की कंडीशन को इम्प्रूव करना है, और चाइल्ड लेबर कंडीशन नहीं इम्प्रूव करना, चाइल्ड लेबर को ही यहाँ पर एलिमिनेट कर देना है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये चाइल्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और यूनाइटेड नेशन ये इम्पावर करता है कि जो अप टू जितना भी हो सके उतना यहाँ पर चाइल्ड लेबर की जो प्रेवलेंस है उसे घटाना है, ठीक है, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखा जाए। इसके ILO की कुछ रिपोर्ट है जो पब्लिश करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ये है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट और रीजनल कंपनसेशन रिपोर्ट फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो ये 3 रिपोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया अंडर सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट वर्सेस वॉलंटरी एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 की बात कर रहे हैं। तो 2006 में नहीं, अभी रिसेंटली हाल ही में इस केस में जजमेंट दिया है कि जो चाइल्ड मैरिज है इसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना है, इसे हर हाल में एलिमिनेट करना है। तो इसके अंडर एक एक्ट है, ये है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बनाया गया था 1929 में, जिसको पॉपुलरली कहा जाता है शारदा एक्ट। यहाँ पर इसका प्रोविजंस में गर्ल की एज 14 ईयर्स रखी गई और बॉय की एज 18 ईयर्स रखी गई थी। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का केस है, इसमें गर्ल की जो एज है वो इंक्रीज 14 ईयर से इंक्रीज करके वो 18 ईयर कर दी गई, और बॉय की एज 21 ईयर। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट अमेंडमेंट बिल लाया गया 2021 में। यहाँ पर गर्ल की एज ये कहा जा रहा है कि 21 ईयर एज इक्वल टू मेन कर दिए जाए। और ये एक कमेटी बैठी थी, जया जेटली कमेटी, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हेड किया था कि गर्ल के जो एज है, मैरिज एज है, उसे 18 ईयर से इंक्रीज करके 21 ईयर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट अभी रिसेंट में चल रहा है कि जो सस्टेनेबल यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है गोल नंबर 5, ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है, इसलिए दोनों की एज सेम होना ज़रूरी है, सेम होना चाहिए। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स फॉर एज ऑफ कंसेंट, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट कौन कौन से, जैसे रखमाबाई केस था 1884 का, इसने एज ऑफ कंसेंट और रेस्टिट्यूशन ऑफ
कंजुगल राइट्स, जो भी इनके कंजुगल राइट्स होंगे शादी के बाद, मैरिज के बाद क्या क्या उनको राइट्स मिलेंगे कि उनके प्रॉपर्टीज़ में, हस्बैंड की प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, तो यहाँ पर इसमें प्रोविजंस को बताया गया। और धुलमोनी दासीज केस 1888 में ये मैरिटल रेप और डेथ ऑफ माइनर चाइल्ड के केस था, जिसमें ये बताया गया कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में फिर से लाया गया और एज जो है वो रेज करके 10 to 12 कर दिया गया, ठीक है। और इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एज ऑफ कंसेंट को रेज करके 18 ईयर्स कर दिया 12 ईयर से, ठीक है। और जो मतलब ये स्ट्रक डाउन कर दिया 375 IPC, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन क्यों किया, क्योंकि ये सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा था, ठीक है। मतलब ये जो है इसके कंटेक्स्ट में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एज ऑफ कंसेंट जो एज है वो रेज कर दिया 18 ईयर्स की, मतलब जैसे यहाँ पर चाइल्ड जो मतलब 18 ईयर से कम एज की होगी तो उसे चाइल्ड मैरिज माना जाएगा, और सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो ड्यूरेशन है, जो ईयर है, वो 18 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसे जो है स्ट्रक डाउन कर दिया 375 IPC, ठीक है, इस एज को। मीन्स इस केस में जो भी इनकन्सिस्टेंसीज थी वो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है। कुछ मेजर्स लिए गए हैं जो कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015 में है। ये जो है मेनली वो जो पॉक्सो एक्ट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर उसके इक्विवेलेंट है, जो कि कह सकते हैं कि जब इसमें कोई अरेस्ट होगा जो मतलब चाइल्ड मैरिज एक्ट में अगर कोई ऐसा मतलब परपेट्रेटर पकड़ा जाता है तो उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एक्शन लिए जाएंगे, बहुत मतलब स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा, जो कि यहाँ पर जो कॉग्निजेंस और नॉन बिलेबल ऑफेंस का यहाँ पर प्रोविजंस रखा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, ये यहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान चला गया। और चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर है जो कि 24/7 ये इमरजेंसी कंडीशन में अवेलेबल है, वो नंबर है 1098, यहाँ पर कॉल करके यहाँ प्रोटेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर में अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया था कि चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ थ्रू हिज मदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है हीनियस क्राइम का, वो क्या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के प्रोविजंस के अंडर में जो भी क्राइटेरिया दिया गया है क्या इसको फॉलो करता है कि नहीं करता। इसके लिए ट्राई करने के लिए प्रिलिमिनरी असेसमेंट को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सेटअप करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यहाँ पर चाइल्ड को एडल्ट या फिर माइनर ट्राई करता है कि चाइल्ड किस कैटेगरी में आता है, उसके बाद प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट ये 3 मंथ के अंदर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली इन नेचर हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर इसे ट्राई किया जाए कि कंप्लीट इसका असेसमेंट हो जाए, उसको आगे पीछे भी किया जा सकता है। उसके बाद अगर प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है तो ये केस जो है भेजा जाएगा। अगर ये प्रूव कर दिया कि ये माइनर चाइल्ड है, ठीक है, तो इसे चिल्ड्रन कोर्ट में भेज दिया जाएगा और ये कितने दिनों की अपील होगी, ये 30 दिनों के अंदर जो भी ये अगर यहाँ पर अपील होगी, ठीक है, इसके अगेंस्ट सुना गया तो ये मतलब चिल्ड्रन कोर्ट में से पिटीशन दायर कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं चिल्ड्रन कोर्ट में, ठीक है। किसके अगेंस्ट? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो भी यहाँ पर सुनाता है। अगर अपीलेंट को सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल रही है तो चिल्ड्रन कोर्ट में वो अपील कर सकता है 30 दिनों के अंदर, ठीक है। देखते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के क्या प्रोविज़न है। तो चाइल्ड की डेफिनीशन है वो डिफाइन करता है कि चाइल्ड एज ए पर्सन नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो 18 ईयर अगर वो आयु पूरी नहीं कर पाया तो उसकी वो ट्रीट किया जाएगा एज ए चाइल्ड। इंस्टीट्यूशनल सेटअप की बात करें तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सेटअप की जाएगी एवरी डिस्ट्रिक्ट में, जो डील करेंगी चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। स्पेशल प्रोविजंस इसके अंडर में है जो कि जुवेनाइल बिटवीन 16 to 18 ईयर्स, अगर इस कैटेगरी में आता है कोई भी जो क्राइम किया है तो उसके लिए मतलब सीरियस क्राइम किया है और इस कैटेगरी में आता है तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट उसके लिए ये मतलब सेम टू सेम वही केस होगा और चिल्ड्रन कोर्ट
डिसाइड कर सकता है कि क्या वो चाइल्ड है या फिर मतलब माइनर चाइल्ड है या नहीं है। ठीक है, और अगर यहाँ पर जैसे ये सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद ये देखते हैं कि क्या जो चिल्ड्रन जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए मैंडेटरी प्रोविजंस है कि नहीं, कि उनका जो रजिस्ट्रेशन जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं वो क्या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो यस मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। तो इतनी बस मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, उसके लिए अगर पढ़ना चाहें तो आप PT 365 में पढ़ सकते हैं। ठीक है, फोस्टर मॉडल फोस्टर केयर गाइडलाइंस 2024 के अंडर ये कहा गया है कि जो एडॉप्शन ऑफ फोस्टर केयर चाइल्ड है, मतलब एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड है, वो कोई भी कपल एडॉप्ट कर सकता है। तो इसके प्रोविजंस देखेंगे अभी। तो पहले फोस्टर केयर की डेफिनेशन देख लेते हैं। फोस्टर केयर की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी एक डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में एक चाइल्ड है फैमिली की, ठीक है, कोई भी एक फैमिली है वो एडॉप्ट करता है एक चाइल्ड, मतलब एक प्लेसमेंट होता है चाइल्ड का, और दूसरी फैमिली मेम्बर मतलब अडॉप्ट कर लेती है अदर दैन द चाइल्ड्स बायोलॉजिकल फैमिली। तो बायोलॉजिकल फैमिली जो चाइल्ड की बायोलॉजिकल फैमिली है वो उससे वो जाके एक इन्वायरमेंटल फैमिली में अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसे फोस्टर चाइल्ड कहते हैं। सिंपली समझिए, फोस्टर चाइल्ड वो होता है जिसमें कि एक बायोलॉजिकल चाइल्ड जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक नॉन बायोलॉजिकल चाइल्ड पेरेंट्स के हाथों में। ठीक है, और वो केयर करता है इसे फोस्टर चाइल्ड मतलब इस चाइल्ड की, तो इसे कहते हैं फोस्टर चाइल्ड। इसे अप्रूव फोस्टर चाइल्ड को जो अप्रूव करने की कैपेसिटी है वो किस में है, अप्रूव करता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। की प्रोविजंस देखते हैं, तो की प्रोविजंस हैं चिल्ड्रन एलिजिबल फॉर फोस्टर केयर, ये अबव 6 ईयर, उसके जो नीचे के चाइल्ड हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। 6 साल के अबव होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी टू फोस्टर, जो फोस्टर कर रहा है मतलब जो उसकी देख रेख करने वाला, वो कौन सा एलिजिबिलिटी उसके पास है, तो वो होना चाहिए कोई भी पर्सन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मैरिटल स्टेटस, मतलब सिंगल होना चाहिए, सिंगल हो या फिर मैरिड हो। ठीक है, कैसा भी हो उसका कोई मतलब यहाँ पर स्टेटस नहीं है, कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये फोस्टर जो फोस्टर मॉडल केयर गाइडलाइंस 2016 में केवल और केवल कौन अडॉप्ट कर सकता था, मैरिटल कपल। ठीक है, जिनकी मैरिज हो रखी थी। और यहाँ पर देखो 2 क्राइटेरिया हैं, 2 क्राइटेरिया कौन से, कि एलिजिबिलिटी टू फोस्टर के लिए कौन सा होगा, जो मैरिटल कपल होगा वो मेल या फिर फीमेल किसी को भी अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, किसी को भी फोस्टर केयर कर सकता है। बट अगर यहाँ पर ओनली एंड ओनली सिंगल वुमेन है, ठीक है, सिंगल वुमेन है, तो कोई भी डॉटर हो या फिर सन हो वो अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो मेल मेंबर होगा वो सन को अडॉप्ट कर लेगा, सन को फोस्टर करेगा, बट डॉटर को नहीं कर सकता। ठीक है, और ये प्रोविजंस इसमें दिया गया है। स्पाउस मैरिटल रिलेशनशिप, जो भी मैरिड कपल्स हैं वो उनके मिनिमम 2 इयर्स मतलब मैरिड के उसमें हों, और तो वो फोस्टर जो चाइल्ड है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। फोस्टर अडॉप्शन की बात करें तो मिनिमम 2 इयर्स यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे फोस्टर एडॉप्शन में क्या है, फोस्टर एडॉप्शन में मिनिमम 2 इयर्स की कैटेगरी क्यों रखा गया है, अगर 2 साल से यहाँ पर किसी एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको मतलब मतलब क्या कर सकते हैं कि रीफोस्टर करना चाहते हैं तो 2 साल मतलब 2 साल के बाद वो फिर से अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में सोचे कि जो फोस्टर केयर है ये मतलब कौन सी अथॉरिटी है जो ये अप्रूव करती है, तो कारा, ठीक है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ये अप्रूव करती है कि चाइल्ड मतलब फोस्टर केयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और ये मतलब ये जो फोस्टर हैं, ठीक है, चिल्ड्रन को चाइल्ड जो फोस्टर का चाइल्ड है उसे अडॉप्ट करने के लिए जो फोस्टर है वो एलिजिबल है या नहीं, तो ये कौन डिसाइड करता है, कारा। ठीक है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और एक बात याद रखना कि जो ये अथॉरिटी है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, ये अप्रूव करता है कि जो कंट्री में इंटर कंट्री या फिर इंट्रा कंट्री, ठीक है, तो कौन अडॉप्ट करता है, फॉरेनर्स या फिर जो सिटीजन्स हैं वो अडॉप्ट करते हैं। और ये अथॉरिटी है ये अंडर इस्टेब्लिश किया गया था जुनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015 के अंडर ये इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इतना ही सफिशिएंट था, इतना ही इम्पोर्टेंट था। देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में
और बात करेंगे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, सेकेंड वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सेकेंड वीडियो के अपडेट्स आपको जल्दी पहले मिल जाएं। तो इसमें जो सेकेंड वीडियो होगी वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन सोशल इशूज़ सेक्शंस। ठीक है, जैसे कि यहाँ वनरेबल सेक्शंस की बात करते हैं तो वो भी होगा एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन से रिलेटेड, और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ऑर्गेनाइजेशन से 2 to 3 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर में पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है सेकेंड वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियो आपको प्रॉपर मतलब पहले अपडेट्स में ही मिल जाए, और मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू सून, थैंक यू।